Hello everyone, hope you're doing fine. First of all, thank you for providing your support on my PR Journey series videos. PR Journey series videos को लाइक और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका PR आ गया, अब आप पूरी तरह से रेडी हैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने के लिए। माइग्रेट होने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे और यहाँ उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा स्टार्टिंग में। PR जर्नी की वीडियोस पे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं पर कुछ हो नहीं पाता है। मैं ये नहीं कहूँगी ये गलत है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये पूरा सच है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगी PR होने के बाद। जब आप ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जो कि डिफरेंस है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से पता हो तो आप उसके लिए आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियली प्रिपेयर कर सकते हैं और एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वेदर कंडीशंस के बारे में पता करना। रीज़न पहला, क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हैं लगेज लिमिट ज़्यादा नहीं होती है, 30-40 केजीज़ की लगेज लिमिट रहती है। आप बहुत सारी चीज़ें लाना चाहते हैं पर ला नहीं सकते हैं। अगर आपको वेदर कंडीशंस के बारे में पता रहेगा पहले से तो आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, क्या लेके नहीं आनी चाहिए। यूजुअली बाकी सब कंट्रीज़ का वेदर अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो यहाँ का मौसम एग्जैक्ट अपोजिट रहता है बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के मुकाबले। इंडिया में अगर समर सीजन है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीजन चल रहा होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माइग्रेट होने से पहले जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप सब के लिए, अगर आप यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहे हैं तो यहाँ के जॉब मार्केट को रिसर्च करें। बेस्ट ये रहेगा कि जब आप अपने PR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप उस समय जॉब मार्केट को रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, देखना स्टार्ट कर दें कि किस तरीके के जॉब हैं, कैसा मार्केट है, किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए ये आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्किल्स है उसकी कितनी डिमांड है। इंडिया में आपका एक सेटल जॉब है या आपकी कंट्री में आपका एक सेटल जॉब है, आप एक अच्छी पे पे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम लेवल का जॉब मिलेगा, सेम लेवल की पे मिलेगी। ये नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक आपने एक प्लांट एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लगा रहे हैं तो वो प्लांट को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सेम चीज़ आपके साथ होगी जब आप न्यू कंट्री में जा रहे हैं और जॉब अप्लाई कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि आपको सेम लेवल की जॉब मिलेगी, सेम पे स्केल की जॉब मिलेगी, अनरियलिस्टिक है। मिल भी सकती है अगर आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं और बहुत ही डिमांड में है। डेफिनेटली यू कैन गेट जॉब विथ द सेम पे स्किल और मोर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक रीस्टार्ट है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जॉब मार्केट के रिसर्च में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है किस तरीके के जॉब एडवर्टाइज होते हैं और कौन उन जॉब्स को एडवर्टाइज करता है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी अगर 10 जॉब एडवर्टाइज किए जा रहे हैं 10 में से 8 जॉब्स एजेंसीज एडवर्टाइज करती हैं। लगेगा वाव 10 डिफरेंट कंपनीज के जॉब्स, 10 डिफरेंट जॉब्स हैं आपके लिए, बट एक्चुअली वो एक ही जॉब होता है पर 10 डिफरेंट एजेंसीज ने वो एडवर्टाइज किया होता है। तो ये समझना कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में कंपनी है, कौन सी कंपनी एजेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब टाइप्स भी यहाँ पे डिफरेंट है। जॉब टाइप्स परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट का बहुत कल्चर है यहाँ पे। इंडिया में ज़्यादातर लोग परमानेंट जॉब्स प्रीफर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट बहुत कम है। यहाँ पे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों का इक्वली मार्केट है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में और परमानेंट जॉब्स में अंतर सिर्फ इतना है, परमानेंट जॉब्स में आपको लीव्स हैं, पे है, कुछ बेनिफिट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में आपका एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आपको डेली रेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट है, इंडिया में जैसे आपको PF मिलता है, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे सैलरी के साथ आपको सुपर, आप जब भी किसी एजेंट से बात करेंगे या किसी कंपनी से आपको इंटरव्यू है वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूछेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी के बारे में।
और वो हमेशा ये पूछते हैं ये इंक्लूडिंग सुपर है कि एक्सक्लूडिंग सुपर है। ये चीज़ का पता होना कि सुपर एक्चुअली है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर एक्चुअली सेम चीज़ है जो इंडिया में पीएफ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेक। जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो गया है, यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में इंडिया में किसी ने मेरा बैकग्राउंड रेफरेंस चेक नहीं किया था, पर यहाँ पे मैंने जितने भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है वो आपसे एटलीस्ट 2 रेफरेंस चेक्स मांगेंगे, और एक्चुअली वे कॉल करते हैं या उनको कुछ क्वेश्चनरी भेजते हैं आपका रेफरेंस चेक के लिए। तो यहाँ पे रेफरेंस चेक सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है, ये एक्चुअली होता है। 10 में से 9 कंपनियां तो जरूर करती हैं। जॉब मार्केट से रिलेटेड तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकल एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ नए नए आते हैं और आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन हर रिक्रूटर आपसे यही पूछेगा, डू यू हैव लोकल एक्सपीरियंस। लोकल एक्सपीरियंस, आप दूसरी कंट्री से आए हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस होगा, अनटिल अनलेस आप पहले यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आए हो या कंपनी की तरफ से आए हो, कुछ समय यहाँ पे स्पेंड करके गए हो, वो कंसिडर हो जाएगा। बट अगर आपके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में किसी तरीके का काम नहीं किया है, फाइंडिंग ए जॉब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक एक्सक्यूज मिल जाता है रिक्रूटर्स को, एजेंसीज को, कि आप फिट नहीं हो उस रोल के लिए। और ये एक लूप है, जब तक आप काम नहीं करोगे आपको लोकल एक्सपीरियंस होगा नहीं, और लोकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको जॉब मिलने में मुश्किल होगी। लोकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप बहुत कुछ ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, आप कैजुअल टाइप का वर्क कर सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं कि आपको लोकल एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है कि वो उसमें आपको पे मिलेगा ही, बट वो आपको एटलीस्ट लोकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में आपका 50 लाख का पैकेज है और यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैकेज मिलेगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं यही बता देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। 1% चांसेस हो सकता है, बट 99% चांसेस ऐसा नहीं होता है। दूसरा, टर्म्स। तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, जब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं 100,000, 200,000, ऐसे बात करते हैं, ऐसे कोट करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर को। इसको ये नहीं कहते कि 1 लाख का पैकेज है या 2 लाख का पैकेज है, या लाख और करोड़ का टर्म ही नहीं है। यहाँ पे आपको 100,000, मिलियन, बिलियन ऐसे टर्म्स यूज करने पड़ते हैं। नई कंट्री में है, आपको नहीं पता यहाँ का पे स्केल, पे स्ट्रक्चर क्या है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आने से पहले जिस भी टाइप का रोल आप सर्च करना चाहेंगे या जिस भी टाइप के रोल के लिए आप एलिजिबल है, उसका मार्केट रिसर्च करें, उसका बेस पे स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन आप निकालें। बहुत सारी जॉब्स वेबसाइट है जहाँ जाके आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप रिक्रूटर के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं और आप अंडर पे होने से बच सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपको पे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आप पहले से गैदर करके रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकोमोडेशन। जब आप किसी नई कंट्री में मूव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है आपके पास कोई सेटल प्लेस नहीं है जहाँ पे आप रह सके। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। जब मैं माइग्रेट हुई थी मेरे पास फैमिली सपोर्ट था, मैं उनके पास कुछ समय के लिए रही थी, जब तक मैं अपना जॉब सर्च कर रही थी या जब तक मैं सेटल नहीं होगी, इनिशियल स्टार्ट नहीं मिल गई, मेरे पास फैमिली सपोर्ट था वहाँ यहाँ, और उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपको एकोमोडेशन के बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि जब आप माइग्रेट होंगे आप कहाँ रहेंगे। अगर आप होटल में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, कितने दिन का प्लान है, आप फाइनेंशियली उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, वो सारी चीज़ आपको बहुत कंसिडर करनी पड़ती है। एकोमोडेशन अगेन, जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे एजेंसी का कल्चर बहुत ज़्यादा है। एकोमोडेशन के लिए भी आप अगर आप कोई हाउस सर्च कर रहे हैं या अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, आप बहुत ही रेयर होगा कि आप डायरेक्ट जाके अपार्टमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे एजेंसी के थ्रू होती है। तो यहाँ पे एजेंसीज होती है जो कि आपको हाउस रेंट में हेल्प करती है, हाउस सेल में हेल्प करती है, और उनका एक टाइम स्लॉट होता है, वेरी पंक्चुअल। अगर उन्होंने कहा 10 to 10:15, आप अगर 10:16 पे पहुँचेंगे तो आपको इंस्पेक्ट करने नहीं मिलेगा।
तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियली आपको रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपका क्या बजट है, आप कहाँ रहेंगे, कितने समय के लिए रहेंगे, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाउसिंग डिपेंडिंग ऑन एरियाज एक्सपेंसिव हो सकती है। अगर आप सिटी में हाउस लेना चाह रहे हैं या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप थोड़ा सिटी से दूर जाके लेंगे थोड़ा अफोर्डेबल होगा, पर मेरे हिसाब से बात बराबर ही पड़ती है, क्योंकि सिटी में आपको कम्यूट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ऑफिसेज सिटी में ही है, आसपास ही है, तो आप आराम से वॉक करके जा सकते हैं। अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको ट्रेन से या बस से आना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ है, पर बिल्कुल इंडिया की तरह नहीं है कि आपको ऑटो मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा। ट्रेन है, फेरी है, बस है, टैक्सीज हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेन और बसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप आसपास में वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप वॉक करके जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। जब भी आप माइग्रेट कर रहे हैं, आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उस लाइसेंस को या तो इंटरनेशनल लाइसेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इंडियन लाइसेंस पे ही आप, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में आप 3 मंथ्स के लिए फॉरेन लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। बाकी स्टेट्स का डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन आपके वीज़ा कंडीशंस और डिपेंडिंग ऑन स्टेट रिक्वायरमेंट्स। पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, जैसे ही आप माइग्रेट होते हैं, आप ड्राइविंग टेस्ट लें। ये ऑनलाइन टेस्ट है जो आप दे सकते हैं, और पास करते ही आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है। तो ड्राइविंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको कार लेनी ही पड़ेगी, और क्योंकि जैसे मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पर वैसा नहीं है जैसे कि हमें आदत है कि 1 किलोमीटर भी दूर जाना है तो रिक्शा है, ऑटो है। वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे। 2-3 किलोमीटर तो आप ऐसे ही चल लोगे। उसके लिए बस से जाओगे तो बस से भी उतना ही टाइम लगेगा जितनी देर में आप पैदल पहुँच जाओगे। तो इसलिए ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी रिलेटेबल, बहुत ही रिलेटेबल है। मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ। इंडिया में जब हम रहते हैं, हम कभी सोचते नहीं है उस बारे में, बट हम बहुत ही राजशाही जीवन जीते हैं। आपके पास हाउस हेल्प है, जो आपका खाना बना देते हैं, आके घर क्लीन कर देते हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज है, कपड़े धुल जाते हैं, सारे काम आपके हो जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होके आने पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है, और उसके बाद आपको बाकी काम तो करने ही है। तो मेंटली प्रिपेयर होके आए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपको हाउस हेल्प नहीं मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है उस बात के लिए। पॉइंट्स जो आने से पहले आप रेडी कर सकते हैं, जैसे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक से वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप वो रेडी रख सकते हैं। नहीं तो आप आने के बाद भी अपने पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जाके 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स आपको ऐसा अलाउ करते हैं। यहाँ पे बैंक होना बहुत ज़रूरी है। लोकल नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो आप एक एयरपोर्ट पे ही डायरेक्टली एक फ़ोन सिम कार्ड ले सकते हैं, या आप सिटी में भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाने पड़ते हैं, सिर्फ आप अपना पासपोर्ट दिखा के सिम ले सकते हैं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। हर सिटी का अपना डिफरेंट कार्ड है। सिडनी में ओपल कार्ड देते हैं, उस कार्ड को आप रिचार्ज कर सकते हैं। वो एक ATM कार्ड जैसा है, और उसको टैप करके आप ट्रैवल कर सकते हैं बस में, ट्रेन में, फेरीज में। टैक्सी में वो नहीं चलता है क्योंकि टैक्सी प्राइवेट है, बट जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है उसमें वो कार्ड चलेगा। तो वो कार्ड भी आप क्योंकि आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है TFN नंबर। TFN नंबर सेम है जैसा इंडिया में पैन नंबर होता है, तो आते ही आप अपना TFN नंबर अप्लाई कर दें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि TFN नंबर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको आने के बाद यहाँ पे ले लेना चाहिए वो है मेडिकेयर कार्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट उसका पे करती है, बट आपके पास वो मेडिकेयर कार्ड होना चाहिए। तो उसका भी आप एप्लीकेशन जैसे ही आप यहाँ आ जाए
कर लेना चाहिए। मेडिकेयर कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं मैं उसकी भी प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। तो TFN नंबर, मेडिकेयर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही बैंक अकाउंट होना, फ़ोन नंबर, लोकल फ़ोन नंबर होना, ओपल कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली हैं और आपके बेबीज हैं तो आपको स्कूल्स एंड डे केयर के बारे में भी कंसिडर करना चाहिए। स्कूल्स के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप उसी एरिया के पब्लिक स्कूल में इनरोल कर सकते हैं। आप उस एरिया के अलावा किसी और एरिया के पब्लिक स्कूल में इनरोल नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल में डेफिनेटली कर सकते हैं, बट प्राइवेट स्कूल अगेन एक्सपेंसिव है। पब्लिक स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स बेसिकली। तो अगर आप फैमिली है, आपके बेबीज़ हैं जिनको स्कूल्स या चाइल्ड केयर की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ भी रिसर्च करनी चाहिए। यहाँ पे चाय के स्टॉल्स नहीं मिलेंगे, चाय की टपरी नहीं मिलती है जैसे इंडिया में रहती है हर कोने पे। यहाँ पे आपको चाय की जगह कॉफ़ी के स्टॉल्स हर कॉर्नर पे आपको मिलेंगे यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अपना सपोर्ट ऐसे ही वीडियोज़ को देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।